Hello students, this is the chapter Continuity and Differentiability of Class 12th Mathematics. This is part 10. In this video lesson, we shall learn exponential functions and logarithmic functions. Exponential functions क्या होते हैं और logarithmic functions क्या होते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है. जैसा कि आप यहाँ ग्राफ देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है ये कुछ पोलिनोमियल फंक्शंस का है मेनली. जैसे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, फिर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4. हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे ग्राफ जो है वो y एक्सिस की तरफ झुकाव ले लेता है. ग्राफ जो है वो y एक्सिस की तरफ झुक रहा है. इट मीन्स इट बिकम्स मोर एंड मोर स्टीपर एज पावर ऑफ x इंक्रीजेज. तो इसका मतलब ये हुआ कि x में अगर हम एक फिक्स इंक्रीमेंट करें तो y में जो इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा तेजी से होता है अगर x की पावर ज़्यादा है. लेकिन एक ग्राफ यहाँ आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x. इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप देखें तो ये इन सभी पोलिनोमियल फंक्शन से ज़्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है, ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, यानी इसका झुकाव y एक्सिस की तरफ सबसे ज़्यादा है. तो ये जो y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x, ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है, ये अलग तरह का फंक्शन है. ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन तो इस तरह का हुआ y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर n. ये जो फॉर्मेट है ये तो पोलिनोमियल फंक्शन हुआ. और पोलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि ये x रेज़ टू द पावर n है. पोलिनोमियल फंक्शन में x रेज़ टू द पावर n है, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन हुआ. और इसमें जो x है, यहाँ देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे. और इस n को हम फिक्स रखेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट है. तो वेरिएबल रेज़ टू द पावर कांस्टेंट का भी होता है, तो वो तो पोलिनोमियल फंक्शन हुआ, क्योंकि इसमें x की वैल्यू बदलेगी, लेकिन ये जो n है वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए सेम रहेगी. जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4 है, तो 4 तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन x बदलेगा. तो वेरिएबल रेज़ टू द पावर कांस्टेंट है, वो तो पोलिनोमियल फंक्शन है. लेकिन आप इस ग्राफ में देख रहे हैं एक फंक्शन और है, y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर x. ये जो फॉर्मेट है इसमें क्या हो रहा है, नीचे कांस्टेंट है, यहाँ पर 10 कांस्टेंट में आ रहा है, और रेज़ टू द पावर जो है वो वेरिएबल है. तो कांस्टेंट रेज़ टू द पावर अगर वेरिएबल होती है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्मेट इस तरह की होती है. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खासियत होती है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है एज कम्पेयर टू एनी पोलिनोमियल फंक्शन. और यहाँ देख रहे हैं जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है ये सारे के सारे 1,1 से पास हो रहे हैं. और यहाँ हम देखें, अगर इसकी वैल्यू में 0 कर देता हूँ, वेरिएबल को 0 कर देता हूँ, कांस्टेंट जैसे कुछ भी है, नॉन जीरो नंबर है, तो y हमेशा 1 आएगा यदि वेरिएबल को मैं 0 कर देता हूँ. इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0,1 से पास होना है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से हमेशा पास होगा. तो ये तो कुछ आइडिया हल्का सा. अब यदि मैं इन जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँ, इन जनरल यदि मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें कैसे करना पड़ेगा, यहाँ इसको ले लेते हैं. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम नॉर्मली कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे कि इस तरह से y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बी रेज़ टू द पावर x, इस तरह से डिफाइन करेंगे. और लेट अस सपोज ये जो b है वो ग्रेटर देन 1 है. ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम डिफाइन करना चाह रहे हैं. और पॉजिटिव भी है बेस, और ग्रेटर देन 1 भी है. तो ग्रेटर देन 1 होने पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो गया. तो अब ये जैसा कि हमने इसमें पिछले पेज पर देखा यहाँ पर कि यहाँ b की वैल्यू यहाँ 10 है, और इस पर्टिकुलर में क्या है, इन जनरल कुछ भी हो सकता है. सपोज ये b की वैल्यू 2 है, 3 है, सपोज 2.5 है, इवन e है. b की जगह हम e भी रख सकते हैं, जो हम बाद में लेंगे, तो कुछ भी ले सकते हैं. तो ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मेट है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह का होता है. और इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो इसका जो ग्राफ है वो अभी जो बना हुआ था वैसा ग्राफ आएगा. तो इसका जो ग्राफ है यदि मैं बनाता हूँ, इसको मैं इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए. तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे
इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। और इसका जो यदि हम ग्राफ बना रहे हैं तो ये तो हमें पता है कि यहाँ अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो b अगर ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर 0 दैट इज़ 1 हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो है जिससे ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा पास होगा, वो होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो 0,1 से हमेशा पास होगा, तो ये 0,1 से तो पास हो रहा है। और इसके बाद जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ये जा रहा है यूँ, और इधर जो ग्राफ है वो इस तरह से हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये ग्रोथ करता जा रहा है। 0,1 से ये पास हो रहा है और इधर b रेज़ टू द पावर x है। इस तरह का ग्राफ है। अब इस ग्राफ की जो खासियत है वो क्या क्या है, सबसे पहले तो इसका डोमेन देखें। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन का मतलब है कि x की कौन कौन सी वैल्यू पर डिफाइन है। तो x की हर वैल्यू पर डिफाइन दिख रहा है यहाँ पर, चाहे 0 हो, चाहे एनी लार्ज नंबर, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब पर इसकी वैल्यू आ रही है। तो डोमेन इसका हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। और इसकी जो रेंज की बात करें तो रेंज होता है कि जो जो वैल्यू आती है, यानी y की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो ग्राफ यूँ आगे ग्रोथ कर रहा है, x की वैल्यू नेगेटिव करते हैं तो ये पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन x एक्सिस के नीचे की तरफ ये ग्राफ नहीं जा रहा है। तो हमेशा जो y है, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी, लेकिन 0 भी कभी नहीं आनी है, क्योंकि x की वैल्यू -∞ हम रख नहीं सकते। तो इधर जो है इसको ग्राफ ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो 0 कभी नहीं होगी और इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो इसकी रेंज है वो r पॉजिटिव। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है वो हो गई r पॉजिटिव। और दिस ग्राफ इज ऑलवेज पासिंग थ्रू दी पॉइंट 0,1। और एक हम देख सकते हैं यहाँ पर कि दिस फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ देखिए x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, चाहे -∞ से शुरू करें और +∞ तक हम मूवमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, ग्राफ की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि ये फंक्शन कैसा है, एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये भी यहाँ से हमें पता लग रहा है। एवर इंक्रीजिंग का मतलब है कहीं पर भी रुकावट नहीं है, एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है, एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये भी हमें यहाँ से पता लग रहा है। दूसरा, अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू इधर जाती है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू कर देते हैं, तो जो y की वैल्यू है वो स्मॉल होती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है, लेकिन ये इसको सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगी और ये कभी भी इस x एक्सिस को टच नहीं करनी है, यानी कि y कभी भी 0 नहीं होगा। सो इट विल, द ग्राफ विल नेवर क्रॉस x एक्सिस, x एक्सिस की हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो ये सब यहाँ से हमें पता लग रहा है। अब यदि मैं इसमें अपने एक कॉमन एक्सपोनेंशियल, यदि मान लीजिए मैं b की वैल्यू 10 कर देता हूँ, b की वैल्यू यदि मैं 10 ले लेता हूँ तो यहाँ ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10⁻⁴x। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो होता है, अगर bs को मैं b की वैल्यू ले लेता हूँ 10 तो ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। और यदि मैं b की वैल्यू e ले लेता हूँ, और e की वैल्यू क्या है वो थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो अगर b की जगह मैं e ले लेता हूँ तो इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। और यहाँ जो e की वैल्यू होती है, e की वैल्यू जो है वो आपने क्लास 11th की जो अपेंडिक्स थी उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो e है वो इसकी वैल्यू लगभग 2.718 होती है। ये वास्तव में देखा जाए तो एक इरेशनल नंबर है और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो एक एक्सप्रेशन से दी जाती है। ये वो होता है 1 + 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस 1/(3) एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये जो है वो e की वैल्यू होती है। और यदि हम ये e की वैल्यू ये लेते हैं तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू निकलती है वो आती है करीब 2.718। ये करीब इसकी वैल्यू है 2.718। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो b है शुड बी ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अगर b की जगह मैं e ले लेता हूँ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.718, तो फिर उसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर देते हैं। और यदि हम इसकी वैल्यू पूरी एग्जैक्ट e⁻x को लिखना चाहें तो e⁻x जो है वो होता है
1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस इस तरह से होता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यदि मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ, यदि मान लीजिए मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो यहाँ से मैं इसका डेरिवेटिव ले सकता हूँ। तो डेरिवेटिव लेते हैं तो इसकी हर टर्म का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी 1 का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और इधर जो है एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इसका भी डेरिवेटिव लेना है। सिमिलरली डी अपॉन डी एक्स मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का भी फैक्टोरियल 2 का भी डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह से एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इसका भी डेरिवेटिव लेना है, एंड सो ऑन। तो यदि मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ 0, इसका डेरिवेटिव 1 हो रहा है, और इसका डेरिवेटिव 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल हो रहा है, और इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2x अपॉन इसको 2 इंटू 1 फैक्टोरियल कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो रहा है या 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो ये जो पार्ट है ये 1 प्लस ये हो जाएगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, इस तरह से हो रहा है। लेकिन ये तो वापस e रेज़ टू द पावर x ही है, इसलिए e रेज़ टू द पावर x का जो डेरिवेटिव है वापस e रेज़ टू द पावर x ही होता है। तो एक तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि e रेज़ टू द पावर x को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये तो डेफिनेशन में आ जाता है कि e रेज़ टू द पावर x ये है, और यदि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि e तो कांस्टेंट है और e रेज़ टू द पावर x की वैल्यू ये होती है। अब यदि मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो वापस e रेज़ टू द पावर x ही आता है। तो ये तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब यदि ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हो गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ b अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इस तरह का होगा, और y इज इक्वल टू बी रेज़ टू द पावर x, ये हमेशा 0,1 से पास होगा, एवर इंक्रीजिंग होगा, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगी, रेंज पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, और b यदि 10 है, यदि जो कांस्टेंट रेज़ टू द पावर वेरिएबल में जो कांस्टेंट है वो अगर 10 है तो इसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, यदि b e है तो इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, और e रेज़ टू द पावर x की वैल्यू ये होती है। और उसके बाद यदि हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम पाते हैं कि वापस e रेज़ टू द पावर x ही आ जाता है। ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। अब हम जानते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हम बोलेंगे कि लॉगरिथमिक y इज इक्वल टू, हम बोलेंगे log x टू द बेस b। ये जो है log x टू द बेस b, ये एक तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। y इज इक्वल टू log x टू द बेस b, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। और ये कब होगा, ये इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म्स में डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे कि ये y इज इक्वल टू log x टू द बेस b इफ, कंडीशन है इफ, या इफ कह दें, इफ का मतलब हो गया ये वाला दोनों तरफ से, इफ एंड ओनली इफ यूँ लगा सकते हैं। तो इफ x इज इक्वल टू बी रेज़ टू द पावर y, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये तरीका रहेगा, जैसे मान लीजिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन है log x टू द बेस b, log इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको लिख देता हूँ मैं, इसको पढ़ेंगे log x टू द बेस b, और यहाँ जो b है, इस b की जो वैल्यू है वो एक तो 1 नहीं होगी, ये 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ 12th केसेस पर हम इसको b इज ग्रेटर देन 1 वाला केस ही कंसिडर करेंगे, तो b इज ग्रेटर देन 1 ही लेंगे हम, यानी कि जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 लेंगे। हालांकि बेस की संभावनाएं 2 है, एक तो b इज ग्रेटर देन 1 होता है, और एक b जो है वो 0 और 1 के बीच में ले, वो भी एक कंसिडरेशन होता है, लेकिन ये कंसिडरेशन फिलहाल हम नहीं ले रहे हैं, और b की वैल्यू 1 हमें लेनी नहीं है, तो b इज ग्रेटर देन 1 ही केस कंसिडर करना है। तो ये जो बेस b है विच इज ग्रेटर देन 1, उस वाले केस में हमें ये लेना है। तो ये डेफिनेशन हो रही है। अब यहाँ से यदि मैं इसको देखूँ तो इसका जो ग्राफ बना है, मान लीजिए इसका उल्टा ग्राफ बनाए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इधर तो x आ गया और इधर y आ गया, तब ये एक्सपोनेंशियल जैसा दिखेगा, तब ये ग्राफ इसका एक्सपोनेंशियल जैसा दिख रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि जो x की वैल्यू है वो जो एक तरह से जो पुराने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसमें जो यहाँ x उल्टा इस तरफ आ रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू बी रेज़ टू द पावर y है। तो एक तरह से ग्राफ y और बी रेज़ टू द पावर y के बीच में ग्राफ है,
तो ये जो b रेज़ टू द पावर y है, इसको मैं ये हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसको हटा देते हैं। तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ जो है वो b रेज़ टू y और b रेज़ टू द पावर y के बीच में ग्राफ है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि b रेज़ टू द पावर y जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेकिन b रेज़ टू द पावर y तो x है, तो x इज ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फंक्शन है जिसको हम बोलेंगे log b, एक तरह से ये फंक्शन का काम कर रहा है क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो यहाँ जो f फंक्शन है, तो f फंक्शन यहाँ पर log b, log बेस b, ये जो फंक्शन का काम कर रहा है। और इसका जो डोमेन है, डोमेन यानी जिस पर ये ऑपरेट होगा, जिस पर ये ऑपरेट होगा उस x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ लिखेंगे कि ये इसका जो डोमेन है वो r पॉजिटिव है। और जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा, यानी y जो मिलेगा, ये y कुछ भी हो सकता है। y देखिए यहाँ पर y जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ये जो y दिख रहा है, तो इसका मतलब ये r प्लस से r, तो ये एक तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। लॉगरिथमिक फंक्शन की जो डोमेन है वो तो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लॉग और यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो नॉट डिफाइन में जाएगा। अभी फिलहाल देखा जाए तो नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं होगा, ये कह सकते हैं। तो लॉग नेगेटिव एक तरह से नॉट डिफाइन, अभी हम इस लेवल पर ही बोलेंगे क्योंकि ये लॉग, इसका जो डोमेन है वही सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। तो लॉग ऑफ नेगेटिव हमेशा नॉट विल बी अ रियल नंबर, तो इसके डोमेन में नहीं आएगा नेगेटिव नंबर। तो इसलिए मैं log -1, log -2 ये एक तरह से नॉट डिफाइन कह सकते हैं फिलहाल, जब तक हम हमारा जो संसार है, हमारा जो वर्ल्ड है वो रियल नंबर ही है, तो हम कह सकते हैं कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइन। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, log x टू द बेस b इज इक्वल टू y, इसका मीनिंग हम यहाँ से लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म्स में लेंगे। यानी कि इसको लिखेंगे कैसे कि ये जो बेस होता है, इस बेस पर इधर जो वैल्यू दिख रही है उस वैल्यू को हम ऊपर लिख देंगे। तो इसको थोड़ा सा एक नए पेज पर फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है log x टू द बेस b इज इक्वल टू y है, तो इसको मैं एक तरह से देखा जाए तो ऐसे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू b रेज़ टू द पावर y। तो ये जो लिखने का तरीका है उसको आप पहचानें कि ये जो बेस, यहाँ बेस है, यहाँ पर भी बेस की तरह ही काम कर रहा है, और यहाँ ये जो जिस पर ऑपरेट हो रहा है वो अलग रह गया है, और ये y, ये b रेज़ टू द पावर, यानी इस b पर हम क्या करेंगे, ये जो b है इसके ऊपर इस पावर को लगा देंगे और फिर इज इक्वल टू लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि उल्टा चलें, मान लीजिए मैं कहूँ कि जैसे 25 रेज़ टू द पावर 2 है और ये होता है 625 होता है। यदि मैं इसको लॉग फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, इसको मैं यदि लॉग फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, ये लिखूँगा लॉग, और ये जो 25 है बेस है, यहाँ बेस रेज़ टू द पावर है, तो बेस को मैं बेस की जगह लगा दूंगा, और इसकी जो पावर है ये 2, ये मैं यहाँ लिख दूंगा, और ये 625 यहाँ लिख दूंगा। तो एक तरह से देखा जाए तो log 625 टू द बेस 25 इज इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरह से अगर मान लो मैं 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इसको लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिखूंगा log, बेस यहाँ 10 है तो बेस 10 लगा दिया, इधर लिख दूंगा 2 और ये 100 यहाँ, तो log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो ये हुआ log फंक्शन हो गया, और यहाँ पर जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 वाला ही हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये तो हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन और रेंज क्या थी, हमने देखा डोमेन तो ये थी, और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर ही है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये तो हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन किस तरह से वर्क करेगा, और इसकी वैल्यू हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म में कैसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ है, सपोज मान लीजिए आपको ये दे दिया जाता है कि लॉग सपोज यहाँ लिख दिया 1000 और यहाँ लिख दिया सपोज 5 है, और ये यहाँ पर मैं कर देता हूँ सपोज a है। तो अब इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो तरीका ये होगा 5 रेज़ टू द पावर a, क्योंकि 5 बेस है तो इसके ऊपर ये लिख देंगे, और इज इक्वल टू 1000 इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है एक तरह से लॉग, ये वैल्यू, इसको मैं अगर वैल्यू नाम दूं, इसको मैं बेस नाम दूं, और इसको मैं पावर नाम दे देता हूं। तो इसको लिखेंगे अपन बेस रेज़ टू द पावर इज इक्वल टू वैल्यू। कैसे भी करके आपको लॉग को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये तो हुआ लॉग के बारे में कि लॉग जो है वो, इसको हम
लॉगरिथमिक फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। और अब यदि मैं इसका ग्राफ कंसिडर करता हूँ, इसका ग्राफ लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 2-3 ग्राफ दिए हुए हैं, क्योंकि लॉग हमने जो पढ़ा था इन जनरल पढ़ा था कि y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस b है। अब ये b की वैल्यू यदि 2 होती है तो क्या है, b की वैल्यू यदि e होती है तो क्या है, और b की वैल्यू यदि 10 होती है तो क्या है। b की वैल्यू अगर 2 होती है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस 2, और ये जो है ये हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस e, और अगर ये लेते हैं तो y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस 10 हो जाएगा। और यदि मैं इसको आइडेंटिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो x विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर y, और इसको मैं आइडेंटिकली लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर y, और ये वाला जो पार्ट है हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर y। तो ये अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो ये ग्राफ करीब करीब वैसा ही है जैसा कि इस वाले केस में होता था। हमने देखा था कि ग्राफ यदि इधर x और इधर में सपोज 10 रेज टू द पावर x लेता हूँ तो ग्राफ ये वाला आ रहा है, जो ये 0,1 से पास हो रहा था। तो ये चूंकि 0,1 से पास हो रहा था, y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था इसका ग्राफ 0,1 से पास हो रहा था। तो इसमें और इसमें जस्ट इसका इन्वर्स जैसा ही लग रहा है। तो ये जो x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y का मतलब हुआ कि अब की बार y जो y एक्सिस है उस पर तो ये है, और x एक्सिस ये जस्ट उल्टे हो गए, x और y एक्सिस जस्ट रिवर्स हो गए हैं। तो जो 0,1 पॉइंट है वो तो 1,0 पर चला गया है, पहले यहाँ था वो पॉइंट, अब वो इधर आ गया, क्योंकि जो पहले x होता था वो y हो गया और y जो है वो x हो गया है। इतना सा अंतर है। y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x का ग्राफ बनाओ और x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y का ग्राफ बनाओ। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x का, तो x एक्सिस की तरफ y एक्सिस की तरफ जो है वो आ रहा है 0,1 पे, और ग्राफ ये यूँ जा रहा है। और यदि मैं मान लीजिए x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y, तो x और y एक्सिस एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर ये x एक्सिस इधर आ गया, x एक्सिस y एक्सिस है। तो पहले ग्राफ y एक्सिस को कट करते हुए जा रहा था, अब x एक्सिस को कट करते हुए जाएगा। तो इसलिए y इज इक्वल टू लॉग 10x का ग्राफ है, ठीक वैसा ही वो होगा जो पहले ग्राफ बना हुआ है, इसकी एक तरह से मिरर इमेज हो गई। पहले यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ था वो देखा जाए तो इसका था, ऐसे ग्राफ था, ऐसे जाके ये ग्राफ हो रहा था, और ये ग्राफ किसका था, ये था y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x का ग्राफ था। तो इसका ग्राफ और इसका जो ग्राफ है ये एक दूसरे की जस्ट मिरर इमेज जैसा है, यानी इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो लॉग फंक्शन का ग्राफ इस तरह से आ रहा है, और इसमें मैं x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, ये भी एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अब x की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ, सपोज मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ 1 पुट कर देता हूँ, कहीं पर भी x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो जो ग्राफ है यहाँ 1 पुट करते ही x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू डेफिनेटली 0 होनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 1 रखते ही, तो 1,0 से पास हो रहा है। यानी कि ये जो बेस है वो 2 हो, चाहे e हो, चाहे 10 हो, बेस कोई सा भी हो, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो हमेशा 1,0 से पास होगा, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा 0,1 से पास हो रहा था। जैसे ये जो पॉइंट है ये 0,1 है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से पास हो रहा है और लॉगरिथमिक फंक्शन 1,0 से पास होगा, ये भी यहाँ से स्पष्ट है। दूसरा यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन और है कि जैसे जैसे ये बेस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी ग्रोथ धीमी गति से हो रही है। जैसे बेस पहले 2 था तो तेज़ी से ग्रोथ हो रही थी, जब बेस 2 से थोड़ा ज़्यादा हुआ, ई हुआ, ई की वैल्यू लगभग जो है वो 2.718 के आसपास होती है। तो थोड़ी बड़ा बेस बढ़ती इसकी जो ग्रोथ है वो धीमी गति से हो रही है, और अगर बेस को और बढ़ा दिया 10 कर दिया तो ग्रोथ और धीमी गति से हो रही है। तो एक तो ये भी हमें यहाँ से देखना है, और इधर जो ग्राफ है वो इसको बिल्कुल -∞ की तरफ जा रहा है। तो यदि मैं ये कहूँ कि log x की जगह 0 कर देता हूँ, और यहाँ पर बेस है जो भी है हमारा, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, -∞ आ रही है। ये हमें यहाँ से पता लग रहा है, इन log 0 की वैल्यू कितनी हो रही है, -∞ हो रही है। ये भी हमें ग्राफ से भी स्पष्ट है। और यदि मैं ये जो b है यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, और इसको यदि मैं ऐसे लिखता हूँ तो आप ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी भी अगर कोई नंबर है ग्रेटर देन 1 है, उस पर पावर यदि मैं -∞ लगाऊंगा तो वो 0 के इक्वल हो जाना है। तो एक तरह से इसी का रिप्रेजेंटेशन ये है कि log 0 की वैल्यू -∞ होती है यदि बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है। दूसरा log 1 की वैल्यू कितनी होती है, वो यहाँ ग्राफ से क्लियर है कि log 1 जो है, यानी x की वैल्यू 1 रखूंगा तो log 1 यहाँ ग्राफ से पता लग रहा है कि y कितना आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है।
और अगर मैं इसको आइडेंटिकली वैसे लिखता हूँ b रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। तो log 1 की वैल्यू 0 और log 0 की वैल्यू -∞ होती है। ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन की खासियत है जो हमें यहाँ से पता लग रही है। इसके अलावा जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसमें जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है log m और एक लिखा हुआ है log n। सपोज प्रॉपर्टीज को हम इस तरह से ले रहे हैं जो याद करने में सुविधाजनक है। वैसे इसको log x प्लस log y भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम mn की फॉर्मेट में याद करेंगे। अगर log m प्लस log n बेस कुछ भी हो, यहाँ बेस चाहे कुछ भी हो, log m प्लस log n जो है वो कितना होता है, log mn होता है। ये हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। इसके लिए लेटर सपोज बेस जो है वो यहाँ पर कुछ भी है, जैसे b है, बेस b ले लेते हैं, तो ये अंडरस्टूड रहता है कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn होता है। और log mn लिखा हुआ तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, log m प्लस log n कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो है इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको नॉर्मली हम यही करते हैं कि log, इसको जो है इस फॉर्मेट में लिखते हैं ज़्यादातर कि अगर मान लीजिए log mn है तो वो अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, log m प्लस log n फॉर्मेट में कर सकते हैं, जहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे बेस यहाँ b है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये log की एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका प्रूफ करते हैं और बहुत आसान सा प्रूफ है। इसमें जो हमें प्रूव करना है उसमें एक तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम कुछ अज्यूम कर लेंगे, इसको भी कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट करके इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेटर सपोज log m टू द बेस b है, सपोज ये तो x है, और ये जो log n टू द बेस b जो है वो लेटर सपोज y है। तो यहाँ से जो है m की वैल्यू होगी b रेज़ टू द पावर x और यहाँ से जो n है उसकी वैल्यू हो जाएगी b रेज़ टू द पावर y। अब चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में mn है तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो mn जो है यदि मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा तो b रेज़ टू द पावर x इंटू b रेज़ टू द पावर y, यानी b रेज़ टू द पावर x प्लस y आ जाएगा। अब हमारे पास ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, यहाँ के बाद थोड़ा सा यहाँ से ले लेता हूँ कि यहाँ mn जो है हमारे पास आ रहा है b रेज़ टू द पावर x प्लस y आ रहा है। अब यदि मैं इसको log फॉर्मेट में वापस कन्वर्ट करता हूँ, तो log फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए log, अब बेस यहाँ पर b है तो b आ गया, और ये जो b रेज़ टू द पावर थी x प्लस y वो यहाँ लिख देंगे, और जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी mn। तो इसका मतलब log mn की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस y हो गई। लेकिन x की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, x हमने माना था log m, तो ये log m है, और y कितना माना था, log n माना था, बेस यहाँ पर b ही है। तो ये यहाँ से रिजल्ट प्रूव हो रहा है कि log mn जो है log m प्लस log n के इक्वल होता है। log m प्लस log mn जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास, ये रिजल्ट आ गया, पहला रिजल्ट ये आ गया कि log mn जो है वो कितना हो रहा है, log m प्लस log n होता है, बशर्ते कि दोनों तरफ बेस एक जैसा हो सब जगह। इसी तरह से दूसरा रिजल्ट हम देखें तो ये भी कर सकते हैं कि log m अपॉन n देखें तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, ये रिजल्ट हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम देखें कि log m रेज़ टू द पावर n है तो ये n log m हो जाएगा। प्रूव करने का तरीका वही सिंपल वैसा ही है, जैसे log m को हम x मान लें, log m को x मान लें, जैसे मान लीजिए इसमें हम प्रूव करना है, जैसे थर्ड वाले पार्ट को मुझे प्रूव करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट तो वैसा ही हो जाएगा जैसा ये था। थर्ड पार्ट को यदि हमें प्रूव करना है तो इसमें हम इसका तीसरे का प्रूफ देख रहे हैं, तो तीसरे का प्रूफ में हम ऐसे करेंगे कि लेट करके लिख देंगे कि log m जो है वो मान लीजिए हम ले लेते हैं x से, इसको ले लेता हूँ मैं x ले लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको x लेता हूँ और बेस सपोज सब जगह कितना है, बेस यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो एक तरह से मैं देखा जाए तो log m टू द बेस b को मैंने x लिया है। अगर ऐसा ले लेता हूँ तो इसका मतलब हो गया कि मैंने m को जो है वो अज्यूम कर लिया है b रेज़ टू द पावर x। अब लेफ्ट हैंड साइड में m रेज़ टू द पावर n है, तो ये जो भी m की पावर 1 थी यहाँ, तो इस पावर इधर भी n कर देते हैं और इधर भी पावर जो है वो n कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, पावर दोनों तरफ n कर देते हैं। तो ये m रेज़ टू द पावर n हो रहा है, और m रेज़ टू द पावर n को मैं लिख सकता हूँ b रेज़ टू द पावर एक तरह से nx हो गया।
अब इसको यदि मैं वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ तो इसको लिखूंगा log m रेज़ टू द पावर n, और ये जो b है वो बेस यहाँ लगा देते हैं और इधर जो लिखा वो nx कर देते हैं, और x की वैल्यू में वापस सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इन प्लेस ऑफ x जो है, ये जो x था हमारा, ये था ये वाला, ये x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हम जो है ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ हम x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं वापस। x की वैल्यू थी log m, तो यहाँ log m हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टू द बेस b। तो log m रेज़ टू द पावर n होता है, तो उस पावर को हम बाहर ले लेते हैं। तो एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया कि यदि मान लीजिए हमारे पास कुछ पावर है, जैसे यहाँ पावर आ गई, तो इस पावर को जो है हम बाहर ले सकते हैं। ये जो पावर दिख रही है, दिस पावर कैन बी टेकन आउट साइड, ये यहाँ आ जाती है। n को हम यहाँ बाहर ले सकते हैं, n log m। तो इसकी जो सिंपल एप्लीकेशन है वो सिंपल ये है कि जैसे मान लीजिए log यहाँ लिखा हुआ है b, या सपोज यहाँ लिखा हुआ है x क्यूब है, तो ये जो 3 है इसको हम बाहर ले सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 log x, ऐसे फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन होगी। तो ये 3 फॉर्मूले तो ये हो रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने ये देखा था कि log 1 जो है वो 0 होता है। इसी तरह से यदि हम देखें कि log 0 कितना होता है, तो log 0 जो है वो -∞ होता है, बशर्ते कि ये जो बेस होता है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो ये तो कुछ सिंपल फॉर्मूले हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो बड़ा काम का है, और इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ log, यहाँ सपोज b रेज़ टू द पावर x है, और यहाँ सपोज a रेज़ टू द पावर y है। बेस में तो लिखा हुआ है a रेज़ टू द पावर y, और यहाँ log के ठीक सामने लिखा हुआ है log b रेज़ टू द पावर x है, और बेस a रेज़ टू द पावर y है। तो इसमें हम इसको बाहर ले सकते हैं, x को भी बाहर ले सकते हैं और इसको भी बाहर ले सकते हैं, यानी कि ये टेक्निक है। तो ये भी एक टेक्निक है। तो ये भी फॉर्मूला बहुत काम आता है। और इसके अलावा जो एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वो ये कि सपोज b रेज़ टू द पावर, एक तो होता है बेस चेंज फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला। इसमें हमारे पास आते हैं, एक तो बेस चेंज फॉर्मूला है, बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला ये भी बहुत काम आता है हमारे। और वो है जैसे सपोज मैं मान लीजिए लिखा हुआ log a टू द बेस b है, और मैं चाहता हूँ कि बेस b की जगह कुछ अन्य हो जाए, तो मैं इसको लिखूंगा log a और नीचे लिख दूंगा log b। तो ये होता है बेस चेंज फॉर्मूला। इसमें मैं जो चाहूँ वो बेस लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने एक तरह से इस log a लिख दिया है और बेस b की जगह इसको सामने ले आया। तो ये भी इसमें मैं इसकी जगह कुछ भी लगा सकता हूँ। सपोज यहाँ मैं बेस लगा देता हूँ c, तो ऐसे मैं कन्वर्जन कर सकता हूँ, कुछ भी बेस लगा दो, log a टू द बेस b, तो इसको log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ये फॉर्मूला एक, ये भी फॉर्मूला है। इसके अलावा एक फॉर्मूला ये है कि b रेज़ टू द पावर log x टू द बेस b है, मतलब पावर में ऐसा है तो ये वापस x ही हो जाता है। और ये तो शर्त है ही कि b जो है x है वो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, क्योंकि log x तभी डिफाइन होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो एक ये फॉर्मूला भी है। और इस फॉर्मूले को तो बहुत ये अजीब सा लगता है कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन ये हमेशा हो जाएगा। और इसको प्रूव करना तो बहुत ही आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, लेट करके लिख देते हैं कि log x टू द बेस b है। लेट अस सपोज इसको मैं कह देता हूँ y, इसको मैं y कह देता हूँ। इसको जैसे मैं y कहता हूँ तो मैं x को लिख सकता हूँ b रेज़ टू द पावर y, लेकिन जो y है वो y तो यही है। तो इस y की जगह तो मैं वापस ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो y की जगह अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो x विल बी इक्वल टू b रेज़ टू द पावर log x टू द बेस b हो रहा है, यानी कि ऐसा भी हो जाता है। तो अगर यहाँ हम बेस मिला लेंगे, दोनों तरफ बेस एक जैसा है, तो हम ऐसा हमेशा कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले का फ़ायदा क्या है, इस फॉर्मूले का बहुत मज़ेदार फ़ायदा ये है, इस सेकंड फॉर्मूले का b रेज़ टू द पावर log x टू द बेस b वापस x आ जाता है। इस फॉर्मूले की एप्लीकेशंस देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं लिखा हुआ है x रेज़ टू द पावर y है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस x की जगह मैं अगर x की पावर y कर दूं तो ये हो जाता है b रेज़ टू द पावर log x रेज़ टू द पावर y। नॉर्मली हम जो है यहाँ जो बेस होता है ये वाला, ये हम लेते हैं e, जो यहाँ पर हम ले लेते हैं e, तो यहाँ पर भी e आ जाएगा। और फिर इसको मैं ले सकता हूँ इसको y को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो इसको लिख दूंगा y log
x हो जाएगा। तो पहले वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल था, उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं e रेज़ टू द पावर y log x। तो ये जो फॉर्मूला इसकी एप्लीकेशंस में यहाँ आ रहा है ये, तो इस तरह से जो है ये काम आता है। इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये भी है कि अगर मैं a की जगह c कर दूँ, या a की जगह अगर मैं c कर दूँ इसी फॉर्मूले में, इन प्लेस ऑफ a इफ़ आई पुट c दोनों तरफ, या ये कह दे कि c की जगह a कर देता हूँ, सपोज c है उसकी जगह a कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा इस क्वेश्चन में। इसमें आगे ले लेता हूँ एक, मान लीजिए मेरे पास जो बेस चेंज फॉर्मूला था वो ये था कि log b टू द बेस a है, और इधर लिख दिया मैंने इसको log b अपॉन log a कर दिया है, और बेस जो है वो मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे यहाँ पर c लिया और यहाँ पर भी c ले लिया, और इस c की जगह मान लीजिए मैं a सेट कर देता हूँ, c को जो मैं a सेट कर देता हूँ। तो यदि मैं c को a सेट कर देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास log b टू द बेस a है, और इधर c की जगह a सेट कर दिया है, c की जगह मैं b सेट करता हूँ, c की जगह जो है वो b सेट कर देते हैं। तो c की जगह जैसे b सेट करते हैं तो log b टू द बेस b हो रहा है, और अपॉन में log a और यहाँ b हो रहा है। लेकिन हमें पता है b रेज़ टू द पावर 1 जो है वो b ही होता है, और यदि मैं इसको आइडेंटिकली वैसे कन्वर्ट करूँ लॉग फॉर्मेट में, तो मैं क्या करूँगा, ये b है वो तो यहाँ आ गया, पावर 1 यहाँ आ गई, और ये b यहाँ लिखना। तो अगर बेस और यहाँ दोनों जगह एक जैसा होता है log b टू द बेस b, तो वो हमेशा 1 होता है, ये भी फॉर्मूला है। तो ये भी हमें लर्न करना है कि log b टू द बेस b जितना होता है, इसका मतलब है log e टू द बेस e हमेशा 1 होता है, log e टू द बेस e हमेशा 1 होता है। तो नेचुरल लॉगरिथमिक में log e जो है वो 1 होता है, log e 1। इसी तरह से log 10 टू द बेस 10 देखें तब भी वो 1 होता है। तो ये जो ऊपर पार्ट है log b टू द बेस b वो तो 1 हो गया, और यहाँ हमारे पास ये आ रहा है। इसका मतलब है कि यदि मैं इसको रेसिप्रोकल करना चाहता हूँ तो ये जो वैल्यू है b और a ये इंटरचेंज हो जाएगी। तो log b टू द बेस a जो है उसको लिखेंगे 1 अपॉन log a टू द बेस b, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रहना चाहिए। तो log mn इज इक्वल टू log m प्लस n, दूसरा log m अपॉन n log m माइनस n log n, और log m रेज़ टू द पावर n तो हम बाहर ले लेंगे n log m हो जाएगा, और log 1 0 होता है, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। और यदि ये स्पेशल टिपिकल फॉर्मूला है, यदि यहाँ और यहाँ पर दोनों जगह ये हो, और इसका फ़ायदा क्या है, इसकी जो एप्लीकेशन अगर देखें इसकी एप्लीकेशन, तो सपोज जैसे यहाँ लिखा हुआ है 16, यहाँ लिखा हुआ 8, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको भी मैं पावर फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, और इसको भी मैं पावर फॉर्म में लिख लेता हूँ। अब ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो इसमें ये 4 और 3 बाहर आ जाएगा, और ये log 2 टू द बेस 2 हो रहा है, log 2 टू द बेस 2 ये 1 हो रहा है, तो ये 4/3 में ही कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें फॉर्मूला आता है। इसके अलावा बेस चेंज फॉर्मूला ये है कि log a टू द बेस b है, तो इसको log a अपॉन log b लिख सकते हैं, बेस कुछ भी लगा दो। और यदि ये b रेज़ टू द पावर log x टू द बेस b है, तो ये पूरा का पूरा ही देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये पूरा ही रिमूव हो जाता है, ये पूरा पोर्शन ही रिमूव हो जाता है और वापस x ही आ जाता है। ये पूरा पोर्शन ही रिमूव हो रहा है, और ये पूरा पोर्शन रिमूव होकर वापस x आ रहा है। ये यहाँ तक का पोर्शन पूरा ही रिमूव हो जाता है, एक तरह से ये पूरा पोर्शन ही रिमूव हो रहा है, ये देखो पूरा पोर्शन रिमूव हो रहा है, और x टू द पावर y वापस x टू द पावर y है। तो ये ऐसा, ये भी एक टेक्निक है जो हम आगे इसको भी हम काम में लेंगे। तो ये तो हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। दूसरा इसमें जो है एक चीज़ और है, जो ग्राफ हम देखें y इज इक्वल टू log x का ग्राफ तो इस तरह का दिख रहा है, और y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x का ग्राफ ऐसा, जैसे मैंने उसमें बताया था ऊपर कि जो 10 वाले केस में ये जो 10 का ग्राफ बनाया था, y इज इक्वल टू 10 टू पावर x का ग्राफ और y इज इक्वल टू log 10x का ग्राफ, ये एक दूसरे से इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं log y इज इक्वल टू log x का ग्राफ और y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। यानी कि ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, 0,1 से पास होगा, इस तरह का बनता है यहाँ से, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और जो log का ग्राफ होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, दोनों ही एवर इंक्रीजिंग है। लेकिन ये y एक्सिस के लेफ्ट की तरफ बिल्कुल नहीं होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के नीचे नहीं होगा, ऊपर ही होगा। और ये दोनों जो ग्राफ होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, बोथ आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, और दूसरा जो लॉगरिथमिक फंक्शन है y इज इक्वल टू log x टू द बेस e, यहाँ ये दोनों सेम है e। तो आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, आर सिमेट्रिक, ये भी कह सकता हूँ आर सिमेट्रिक
अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये भी कह सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स फंक्शन है, जो काम ये करता है ये ठीक उसका उल्टा करेगा, तभी y इक्वल टू एक्स के अबाउट ये जो है सिमेट्रिक है। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स दे दिया, y इज इक्वल टू लॉग एक्स दे दिया है, तो इसका जो डेरिवेटिव है y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें कितना है, ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब भी यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं हो बेस, तो हम बेस जो है हमेशा ई लेंगे। यदि बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैथमेटिक्स में log x टू द बेस कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो वो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन मान करके हम बेस को हमेशा ई लेंगे। और यदि हम ई ले लेते हैं तो फिर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर y, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। और यदि मैं अब इसको इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह ट्रीट करता हूँ और दोनों तरफ का डेरिवेटिव लेता हूँ, तो मेरे पास ये स्थिति आएगी कि x का डेरिवेटिव लेंगे, इधर जो है हम e की पावर y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर तो 1 हो गया, और इधर जो है हम चूंकि डायरेक्ट कर नहीं पाएंगे तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। इसको पहले y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर वापस y का x के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। और e रेज़ टू पावर y का जैसा कि हमने देखा था पहले कि e रेज़ टू पावर x का जो डेरिवेटिव है वो वापस कितना आता है, e रेज़ टू पावर x आता है। आज ही वीडियो में देखा था e रेज़ टू पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e रेज़ टू पावर x होता है। तो यदि मैं ये अप्लाई करता हूँ तो ये e रेज़ टू पावर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वापस e रेज़ टू पावर y हो गया, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर y, लेकिन ई रेज़ टू पावर y तो x ही है तो ये 1 अपॉन x हो गया। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना निकल रहा है, 1 अपॉन x निकल रहा है। dy बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 अपॉन x हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 अपॉन x हो गया, जो यहाँ से हमें पता लग रहा है। लेकिन y क्या था, log x है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि log x का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x ये कितना होता है। अगर बेस में ले लेता हूँ e ले लेता हूँ, यदि मैं बेस e ले लेता हूँ तो ऐसी स्थिति में log x का जो डेरिवेटिव है वो कितना आ रहा है, 1 अपॉन x आ रहा है। तो ये भी हमारे पास एक रिजल्ट हो गया जो हमें लर्न करना है। यानी log x का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 अपॉन x होता है, और e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वापस e की पावर x ही हो जाता है। ये दो रिजल्ट हम यहाँ से आज के इस वीडियो में भी हमने ये भी जाना। तो आज के इस वीडियो में हमने एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, दूसरे उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डोमेन, रेंज, उनके ग्राफ, आपस में कंपेरिजन, पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ कंपेरिजन, ये सब देखा। और इसके अलावा फिर जो log x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसी तरह से e की पावर x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी हमने आज के इस वीडियो में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।